दीपा आज बैंक की नौकरी से अवकाश लेकर फैमिली कोर्ट में बैठी थी। खचाखच भरे कोर्ट में उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। वह जज साहब के आने का इंतज़ार कर रही थी। आज उसके केस की पहली सुनवाई थी। अभी विवाह को महज 7 माह हुए थे और इतने कम समय में ही तलाक की स्थिति बन गई थी। जज साहब के आते ही सुनवाई प्रारंभ होती है। गवाही के दौरान पता चला कि दीपा की शादी की पहली विदाई में अपने पति व ससुराल वालों के साथ 5 दिन ही रही, फिर अपनी ड्यूटी पर चली गई थी। उसके बाद उसका पति रौनक भी अपनी ड्यूटी पर चला गया था। दूसरी बार भी मुश्किल से अपने ससुरालियों और पति के साथ में 1 सप्ताह रही। फिर दोनों पति पत्नी अपने अपने ड्यूटी पर चले गए थे। प्रथम दृष्टया ही जज साहब को यह महसूस हुआ कि दहेज की मांग तो हो सकता है की गई हो, परंतु घरेलू हिंसा एक साथ ये 10 दिन भी नहीं रहे, ये कैसे संभव है? ये मामला घरेलू हिंसा का नहीं लग रहा था। उधर दीपा की गवाही में भी विश्वसनीयता नहीं झलक रही थी। अलग अलग बयान बदल रही थी। जज साहब ने उभय पक्षों की बातें पूरी गंभीरता से सुनी और दूसरी सुनवाई में ही बोल दिया कि आप दोनों पहले 6 माह एक साथ बिताएं। अगर सुलह नहीं हो पाई तब अदालत तलाक का निर्णय पारित कर देगी। चूंकि दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान जज साहब को समझ आ चुका था कि ये मामला दहेज या घरेलू हिंसा का नहीं, बल्कि अपने अपने स्थानांतरण को लेकर है। कथा पत्नी चाहती थी कि पति अपना ट्रांसफ़र करवाकर उसके पास जाए और पति चाहता था कि पत्नी अपना ट्रांसफ़र करवा कर उसके पास रहे। यहीं दोनों के अहम आपस में टकरा रहे थे और झगड़ा विकराल रूप से तलाक में परिणत हो चुका था। कोर्ट से दीपा सीधे अपनी माँ के घर चली गई थी। अभी माँ के पास बैठी कुछ बातें ही कर रही थी कि उसको अपनी भाभी रूपाली की आवाज़ें सुनाई पड़ी, जो विनोद दीपा के भाई से बोल रही कि मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ, थक जाती हूँ। दिन रात तुम्हारे माता पिता की सेवा में लगी रहूं, फिर ये तुम्हारी बहन समय असमय कभी भी चली आती है। चाय दो, नाश्ता दो, एक पल भी फुर्सत नहीं मिलती। उठकर एक गिलास पानी तक अपने हाथ से नहीं ले सकती। रूपाली दीपा के माँ के कमरे में चाय नाश्ता रखकर बिना बात किए वापस चली। दीपा को यह बात बुरी लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा और मन में सोचने लगी, ये रूपाली तो ऐसी नहीं थी, फिर इसे क्या हो गया? इतने में ही दीपा की माँ ने रूपाली को आवाज़ लगाई, रूपाली बेटा, मेरी दवाइयाँ दे दो। रूपाली बुनबुनाती हुई आई और बोली, माँ जी यहीं रखी हैं दवाएं, तो उठकर नहीं ले सकती हो क्या आप? पूरे दिन खटकती रहती हूँ मैं भी, आया नहीं हूँ आप सबकी। दीपा की माँ तो चुप हो गई, परंतु दीपा से चुप नहीं रहा गया, तो उसने रूपाली से कहा, रूपाली ये तुम माँ से कैसी बातें कर रही हो? रूपाली ने कहा, दीदी आप तो मुझे ज्ञान नहीं दो, आप पहले अपना घर संभाल लो। अपना घर संभल नहीं रहा, चली है दूसरों को कुछ सीख देने। और बड़बड़ाती हुई दूसरे कमरे में चली गई। कमरे में जाकर विनोद से बहस की आवाज़ें आने लगी। विनोद ने कहा, ये तुम दीदी से किस तरह से बातें कर रही हो? रूपाली उसी भाषा में, बात कर रही हूँ तुम्हारी दीदी से, जिस लायक वो खुद हैं। क्यों हमारे घर में दखल दे रही हैं? जब वो इतनी अच्छी हैं तो क्यों तलाक ले रही हैं? मेरे जितना काम करके कभी दिखाए खुद भी 2 हफ्ते भी ससुराल में नहीं रही और तलाक होने लगा। मैं भी तो ऑफिस से आती हूँ, तो फिर क्या मैं मशीन हूँ जो मुझसे सब इतनी उम्मीद लगाए रहते हो? शाम को दीपा अपनी माँ के पास से अपने घर चली जाती है और रात भर करवट बदलते हुए सोचती रहती है। उसके दिमाग में वही रूपाली के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे। फिर अपने मन को समझाया कि रूपाली
गलत भी तो नहीं बोल रही। इसी उहम पोह में न जाने कब दीपा की आंख लग गई। अब उसको कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतज़ार रहता है। अब वो ऑफिस जाती और घर आती। कोर्ट के निर्देश के अनुसार वह अपने पति रौनक के साथ भी रहने नहीं गई थी। अब वह इस इंतज़ार में थी कि कब जल्दी से 6 माह गुजर जाएं। धीरे धीरे 6 माह भी बीत गए। आज दीपा के केस की पुनः सुनवाई थी। न्यायालय ने दीपा और रौनक से सवाल किया कि आप लोगों ने क्या फैसला किया। एक अंतिम बार अदालत आप दोनों से और जानना चाहेगी। दीपा वहीं कटघरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। जज साहब, मुझे कोई तलाक नहीं चाहिए। मैं रौनक के साथ ही रहूँगी। मैंने अपना ट्रांसफ़र भी उसके ही शहर में करवा लिया है। जज साहब ने भी उनके तलाक के केस को खारिज कर दिया। दीपा कोर्ट कक्ष से बाहर आती है। तब उसको बाहर उसके माता पिता, भाई भाभी सब खड़े मिलते हैं। भाभी रूपाली आगे बढ़कर दीपा को गले लगा लेती है और बोलती है, मुझे क्षमा करना दीदी, मैंने आपका दिल दुखाया। पर मैं भी क्या करती। जब रौनक जीजू एक दिन घर आए थे तो सारी बातें बताते हुए रो पड़े थे। बस उसी दिन से हमने, विनोद और माँ पापा ने ठान लिया था कि आपके रिश्ते को बचाने के लिए अब हम लोगों को ही करना पड़ेगा पुनः वधू प्रवेश। इतने में रौनक भी कोर्ट के रूम से बाहर आता है। आगे बढ़कर रूपाली ने उससे कहा, मुबारक हो जीजू, आपको आपकी शादी। दीपा ने पूछा, इसका मतलब आप सब इस साजिश में मिले हुए थे। तब दीपा की माँ ने कहा, कुछ अच्छा करने के लिए साजिश करनी पड़े तो वो साजिश नहीं कहलाती, उसे नेक काम कहते हैं। दीपा की माँ ने कहा, रौनक बेटा, तुम हमारे घर चलो, वहाँ से तुम दीपा को विदा करा के ले जाना। ये समझो आज ही तुम अपनी पत्नी को शादी करके विदा करा कर ले जा रहे हो। रौनक भी दीपा की माँ की बात मानकर दीपा की माँ के घर चला जाता है। शाम को भोजन पानी करने के बाद दीपा को लेकर अपने घर के लिए निकलता है। दीपा माँ से गले मिलती है, फिर रूपाली के गले लगकर बोलती है, आज नहीं खट रही तू, जब से फिरंगी जैसे फिर रही है दिन भर से, शैतान कहीं की। दोनों गले लगकर रो पड़ती हैं। इसी तरह काफ़ी देर गले लगे हुए खड़ी रहती हैं। तब विनोद ने टोका, भाई एक ही शहर में हो, जब चाहे मिल सकते हो, अब छोड़ दो एक दूसरे को। और रूपाली और दीपा अनमने मन से अलग होती हैं। आज दीपा का अपने पति के घर में पुनः वधू प्रवेश था। घर पहुंचकर रौनक दीपा को बाहर खड़े करके एक थाल में आलता भरकर और कलश में चावल भरकर ले आया और दीपा से बोला, दीपा, अब इस कलश को तुम अपने दाहिने पैर से गिराते हुए थाल के पानी में पैर डुबोकर रखते हुए अंदर प्रवेश करो। कमरे में पहुंचकर दीपा रौनक के गले लग गई और बोली, मुझे क्षमा कर दो रौनक, मुझसे गलती हो गई। रौनक ने कहा, दीपा, सुबह का भूला हुआ यदि शाम को वापस घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, और कसकर दीपा को गले लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पति पत्नी में छोटी मोटी लड़ाई होना आम बात है, लेकिन कई बार लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि नौबत तलाक तक आ जाती है। इसलिए सामने वाले को समझदारी से पेश आना होगा और पार्टनर के साथ बैठकर विवाद सुलझाने की कोशिश करनी होगी। अगर आप भी कोर्ट की भेंट चढ़ गए हो तो प्लीज़ आप भी दीपा की तरह अपना रिश्ता बचा लीजिए। तो दोस्तों, अगर हमसे कहानी सुनाने में कोई गलती हुई है तो गलतियों के लिए क्षमा करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।